हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेल डिवीज़न चैप्टर का द नेक्स्ट वन टॉपिक। हम लोग लास्टली कर चुके थे क्या, सेल डिवीज़न को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। सेल डिवीज़न के फेजेस के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, इंटरफेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट उसके आफ्टर वाला टॉपिक होगा। ओके, आप लोगों के भी मन में भी उत्सुकता होगी कि इसके बाद आखिर होगा क्या, किस तरह से ये फेज़ हमारा कंप्लीट होगा, ये सेल डिवीज़न कैसे कंप्लीट होगा, डिवीज़न फेज़ इसका कैसे कंप्लीट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं द डिवीज़न फेज़, जो कि दो भागों में बटा होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जो मैंने आप लोगों को लास्टली बताया था। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस को भी हम लोग अब अच्छी तरह से डिटेल्ड करेंगे कि क्या होता है इसमें। कैरियोकाइनेसिस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है कैरियोकाइनेसिस। ओके, आप लोगों को ये टॉपिक्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन ये टॉपिक्स एक तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के मन में कभी तो ये इच्छा हुई होगी कि कैसे आखिर सेल डिवाइड होता है। हमेशा हम लोग पढ़ते आते हैं सेल डिवीज़न, लेकिन इसमें आखिर होता क्या है ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या था, इंटरफेस तो आप लोग जान ही गए, प्रिपरेशन फेज था उसमें, और अब हम लोगों का सेल डिवाइडिंग के कंडीशन की ओर धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, हम लोग अब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं किस ओर? डिवीज़न की ओर। ओके, हमारा सामान प्रिपेयर्ड हो चुका है। सामान में क्या क्या प्रिपरेशन हो गया है? हमारा जो क्रोमोसोम था वो डुप्लीकेट हो चुका है, उसमें डीएनए कंटेंट उसका डबल हो चुका है। ठीक है, हो चुका है। और क्या हो गया है स्पेशल काम हमारा? और हमारा सेंट्रियोल बन चुका है डबल। ठीक है, सेंट्रियोल्स डबल हमारे हमारे जो क्या थे, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं, दो भागों में बट चुके हैं। ठीक है, ये सब मैंने आप लोग को लास्टली इंटरफेज में बता दिया था। ओके, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन चुका है, सब हमारा हो चुका है, प्रिपरेशन स्टेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग आते हैं अपने न्यूक्लियस के डिवीज़न की ओर। तो न्यूक्लियस के डिवीज़न में हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स सीखेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स हम लोग सीखेंगे कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न, ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। एक होता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ओके, 4 फेजेस में कंप्लीट होता है, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एकदम इजी वे में दिया हुआ है टर्म्स हमारा, लेकिन इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। ओके, ऐसे रट्टा मारने से बिल्कुल भी काम नहीं होगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। रट्टा कितना मारिएगा, समझने वाली बात तो समझने से ही होगी ना। स्ट्रक्चर वाइज आप लोग जब तक नहीं समझिएगा, डायग्रामेटिकल जब तक नहीं समझिएगा, तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में। तो जैसा कि मैं शुरू से करती आ रही हूँ, आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, वैसे ही इस बार भी मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ थ्रू द डायग्राम्स। ओके, तो क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोफेज स्टेज के बारे में। ओके, प्रोफेज स्टेज इज द फर्स्ट वन स्टेज एंड द लॉन्गेस्ट स्टेज। कैसा स्टेज है? फर्स्ट वन एंड लॉन्गेस्ट स्टेज है ऑफ एम फेज। जो हमारा डिवीज़न फेज था, जो डिवीज़न फेज यानी कैरियोकाइनेसिस, हम लोग एक्चुअली में अभी क्या कर रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं। ओके, कौन सा टर्म कर रहे हैं? डिवीज़न फेज का भी हम लोग कौन सा टर्म कर रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस हम लोग बस कर रहे हैं, जिसमें क्या डिवाइड होगा? बस न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ओके, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारा सबसे पहले जो प्रिपेयर्ड मटेरियल है सेल का, उसके साथ कुछ कुछ होगा। क्या होगा? अब देखिए आप लोग क्या होगा। तो सबसे पहला फेज हमारा है द प्रोफेज। ओके, प्रोफेज, जो कि मैंने डायग्राम में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि क्या है ये प्रोफेज। इसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है। इस प्रोफेज स्टेज में होता क्या है ना, कि जो सेल होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। इसमें कुछ टर्म्स हम लोग सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सबसे पहली बात तो आप लोग क्रोमोसोम्स के बारे में समझिए। जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, पहले हमारा अर्ली स्टेज में वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में रहेगा। ओके, क्रोमेटिन मटेरियल जो कि कैसा बनता जा रहा है? क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप में डबलेट हो चुका है, समझिए कि ठीक है। आप एक धागा लिए, धागा आप उसको 2 भागों में ऐसे बांट सकते हैं। ओके, ऐसा वो बन चुका है कि वो 2 भागों में बट सकता है। समझ में आ रहा है? 2 भागों में वो बट सकता है, बट
स्टिल वो इंटरट्विन्ड है आपस में। आ रही है बात समझ में? स्टिल वो इंटरट्विन्ड है आपस में, जस्ट लाइक दैट। देखिए आप एक धागा ऐसे करके लीजिए, आप एक धागा इस तरह से लीजिए, वो आपका डबलेट हो चुका है। कौन से फेज में? एस फेज में हो चुका है। आप लोगों को पता है कि वो जो हमारा डीएनए है वो डबलेट हो चुका है, उसका कंटेंट डबलेट हो चुका है। तो वो डबलेट हुआ है बट फिर भी वो इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से इंटरट्विन्ड है। तो इंटरट्विन्ड थ्रेड को मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है। ओके, इंटरट्विन्ड थ्रेड को मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है, जो कि अलग अभी हुआ नहीं है। आ रही है बात समझ में? अलग अभी हुआ नहीं है, लेकिन कंडेंसेशन की ओर वो जा रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन की ओर वो जा रहा है। अर्ली प्रोफेज में वो स्टार्टिंग कर रहा है और लेट प्रोफेज में वो कंडेंस्ड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? कंडेंस्ड हो जाएगा मतलब वो अलग अलग तरह का दिखने लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो प्रोफेज स्टेज में ये इंटरट्विन्ड जो है ये स्टार्ट कर रहा है कंडेंसेशन। क्या कर रहा है? कंडेंसेशन ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम। क्या कह सकते हैं हम लोग? यहाँ हम लोग क्रोमोसोम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्रोमोसोम्स। ओके, क्योंकि ये तो था धागा की तरह ना, ये तो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल जो क्रोमोसोम बनाने की ओर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या हुआ? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स स्टार्ट हुआ प्रोफेज में। ओके, प्रोफेज में स्टार्ट हुआ। दूसरा बात क्या हुआ यहाँ पे कि जो हमारा सेंट्रोसोम था, ओके, सेंट्रोसोम का जो सेंट्रियोल था, आपको पता है कौन से फेज में वो डुप्लीकेट हुआ था? आपको पता होगा सेंट्रियोल कौन से फेज में? एस फेज में वो डुप्लीकेट हुआ था, ठीक है। डुप्लीकेट तो वो हो गया था, बट वो पोल्स की तरफ कब जाना स्टार्ट कर देगा? वो प्रोफेज स्टेज में जाना स्टार्ट कर देगा। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू द पोल्स। ओके, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू द पोल्स स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम में मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है इस तरह से। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल जब वो पोल्स की ओर जाना लगभग स्टार्ट कर देगा, ओके, वो पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा, स्टार्ट कर देगा, जाना स्टार्ट कर देगा। और क्या करेगा? इस पोल से, ये जो हमारा सेंट्रियोल्स है, इससे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? इससे कुछ फाइबर्स निकलने लगेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग एस्टर फाइबर्स कहते हैं। कैसा फाइबर्स कहेंगे? इससे एस्टर फाइबर्स निकलना स्टार्ट करेंगे। इसे भी मैं अच्छी तरह से आप लोग को मेंशन करती हूँ कि क्या होगा। देखिए सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स होते क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, पता है आप लोगों को ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो ये क्या करेंगे? एस्टर फाइबर्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, एस्टर फाइबर्स प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में एस्टर फाइबर प्रोड्यूस होंगे? तो इसका आंसर है नो, ओनली एनिमल सेल में प्रोड्यूस होंगे। इसलिए हम लोग एनिमल सेल को क्या कहते हैं कि एनिमल सेल का जो माइटोसिस होता है वो एस्ट्रल माइटोसिस होता है। कैसा होता है? इन द केस ऑफ एनिमल सेल में जो माइटोसिस होता है उसे हम लोग एस्ट्रल या एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। और वही प्लांट सेल में क्या कहते हैं? प्लांट सेल में हम लोग कहते हैं एन एस्ट्रल माइटोसिस। क्योंकि आप लोगों को भी नॉलेज है इस चीज़ का कि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है, सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो जब सेंट्रोसोम नहीं है, जब सेंट्रियोल नहीं है, तो सीधी सी बात उसमें एस्टर नहीं बनेंगे। आ रही है बात समझ में? उसमें एस्टर फाइबर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं प्लांट सेल के केस में एन एस्ट्रल माइटोसिस होता है। आई बात समझ में? ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग आगे और मेंशन करते हैं। अब होता क्या है कि ये एस्टर फाइबर्स जो होते हैं ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर्स क्या है? स्पिंडल फाइबर्स भी इसमें दो तरह के बनते हैं। हमारे सेल्स में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा कब? इन द केस ऑफ प्रोफेज। ओके, प्रोफेज के टाइम हमारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा और वो स्पिंडल फाइबर्स भी दो तरह के होंगे। एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस।
डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है, जो फाइबर डायरेक्टली अटैच होता है दोनों पोल से, ओके, दोनों पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल से दोनों को डायरेक्टली जो अटैच करता है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, दैट वन। देखिए ये जो हो जाएगा, ये तो बनना हमारा स्टार्ट हो गया प्रोफेज में, बट अच्छी तरह से दिखेगा कब, मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज में ये दिखेगा, इसमें मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। अभी बस इसका नॉलेज रखिए कि क्या ये हो रहा है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ है हमारे प्रोफेज में, स्टार्ट हो चुका है, ओके। प्रोफेज में हमारा एस्टर फाइबर बना है, स्पिंडल फाइबर बना है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर कंटिन्यूअस होता है एंड डिसकंटिन्यूअस होता है प्रोफेज में, ओके। सिंपल सी बात, प्रोफेज में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्टली हम लोग और क्या करेंगे, प्रोफेज में हमारा बहुत सारा टर्म्स होता है जो डिसअपियर होने लगता है, ठीक है। डिसअपियर, क्या क्या चीज़ हमारा डिसअपियर होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। और क्या हो जाता है इसमें, नंबर 4, इसमें क्या डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, साथ ही साथ इसमें हमारा ER एंड गोल्गी बॉडी ये भी डिसअपियर हो जाता है, ER एंड गोल्गी बॉडी भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिसअपियर हो गई। और क्या क्या हुआ, सेंट्रियोल मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारे टर्म्स हमारे एनसीईआरटी ने दिए हैं जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऐसा हुआ कौन से फेज में, प्रोफेज फेज में हुआ, ओके। प्रोफेज भी दो भागों में है, एक अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज, याद समझ में आया। अर्ली प्रोफेज में बस स्टार्टिंग हो रहा है सभी चीज़ों का, और लेट प्रोफेज में लगभग कंप्लीट हो रहा है ये सारा काम, ओके, लगभग ये सारा काम कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर है बात। अब हम लोग चलते हैं द मेटाफेज स्टेज में। जब मेटाफेज स्टेज में हम लोग जाएंगे तो देखिए क्या होगा, मेटाफेज स्टेज में होगा ये कि जो हमारा क्रोमोसोम है, ओके, जो हमारा क्रोमोसोम है उसका क्या हो जाएगा ना कि वो सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज होना स्टार्ट कर देंगे। आ रही है बात समझ में, इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज होना स्टार्ट कर देंगे, वो भी किस हिसाब से, बड़े क्रोमोसोम्स पेरीफेरी के साइड और छोटे क्रोमोसोम मिडिल साइड, ठीक है। क्या है, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो लंबे लंबे क्रोमोसोम्स है हमारे वो मिडिल साइड में इक्वेटर पर अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग वो लिख लेते हैं, मतलब एक तरह से अपीयरेंस लिख लेते हैं कि कैसा होता है। देखिए सबसे पहला हुआ कि क्रोमोसोम्स अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पर अरेंज्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे आपको फाइबर्स दिखेंगे, मेटाफेज स्टेज में आपको फाइबर्स क्लियरली विजिबल होंगे। क्या है वो फाइबर्स, वो देख लीजिए। आपको यहाँ पे मैं नामकरण कर देती हूँ, देखिए दिस आर सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, ओके, सेंट्रियोल्स जो कि पोल्स पर मूव कर गए हैं, ठीक है, एक अपर सेंट्रियोल एक लोअर सेंट्रियोल। क्लियर है। दूसरी बात जो मैंने अभी बताया था कि प्रोफेज स्टेज में एस्टर फाइबर्स बने थे, छोटे छोटे फाइबर्स, ओके, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए, देखिए दैट आर द एस्ट्रल फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट मैंने बताया था कि उसमें स्पिंडल फाइबर्स भी बने थे, स्पिंडल फाइबर जो कि कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस है, ओके। कंटिन्यूअस मतलब जो डायरेक्टली दोनों पोल्स को अटैच कर रहा है, कोई रुकावट बीच में नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो देखिए यहाँ क्या आप लोगों को कोई स्पिंडल फाइबर दिख रहा है जिसमें कोई रुकावट नहीं है, देखिए दैट इज द स्पिंडल फाइबर, ये है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। और यही देख लीजिए यहाँ पे और भी है, ये लास्ट वाला ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, बट डिसकॉन्टिन्यूअस कौन सा है, वो स्पिंडल फाइबर जो कि क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स को अटैच कर रहा है। आ रही है बात, क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स को जो अटैच कर रही है उसे हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं। देखिए दैट इज द फाइबर, ये कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस फाइबर। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। एक फाइबर है जो सबसे छोटा है, एस्ट्रल फाइबर, ओके, वो कहाँ पर है, वो पोल्स पर है, ठीक है। दूसरा फाइबर है जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, जो कंटिन्यूअस भी है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस जो कि दोनों पोल्स को डायरेक्टली अटैच कर रहा है, और डिसकॉन्टिन्यूअस जो कि काइनेटोकोर्स को
अटैच कर रहा है पोल्स से, ठीक है। काइनेटोकोर्स मतलब कि क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स को अटैच कर रहा है पोल्स से। क्लियर है? तो ये हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। ओके। थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन हमारा आता है कि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम कौन से फेज में होता है, तो इसका आंसर होता है हमारा मेटाफेज। बिकॉज यहाँ होता क्या है कि इस फेज में हमारा जो क्रोमोसोम होता है ना वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने क्रोमोसोम की खोज, क्रोमोसोम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मेटाफेज स्टेज को ही देखकर किया था, ठीक है। हुआ क्या कि क्रोमोसोम जो हमारा ऐसे सेपरेट हुआ था, उसका जो क्रोमेटिड्स है, ओके, क्रोमेटिड्स का सेपरेट होना, दीज आर, देखिए ये जो हमारा ऐसे करके हमारा क्रोमोसोम है, ये जो है, ये देखिए ये जो भाग सेपरेट हो रहा है ना, अलग अलग ये जो भाग हो रहा है, जो इंटरट्विन्ड था, आपको मैंने पहले क्या बताया, प्रोफेज स्टेज में इंटरट्विन्ड था, वो कंडेंस होना स्टार्ट किया। ओके। तो कंडेंस होना स्टार्ट किया तो पूरा फुल्ली कंडेंसेशन कहाँ हो गया, फुल्ली कंडेंसेशन उसका इसमें कंप्लीट हो गया मेटाफेज में। तो सिंस की फुल्ली कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया तो उसका जो क्रोमेटिड्स था वो अलग होना स्टार्ट कर दिया। ओके। यहाँ इसका क्या मतलब है, क्रोमेटिड्स का अलग होना, क्रोमेटिड्स सेपरेटेड, बट क्रोमेटिड्स हमारा सेपरेट हो रहा है, बट हमारा जो उसका बीच का सेंट्रोमियर है वो नहीं सेपरेट हो रहा है। आ रही बात समझ में, बस उसका जो मतलब पैर है वो सेपरेट हो रहा है। आ रही बात समझ में, दैट आर, देखिए ये पैर जो है ये सेपरेट हो गया है, बट बीच का जो सेंट्रोमियर है ये सेपरेट अभी नहीं हुआ है। आ रही है बात समझ में, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स इस फेज में हो गया। ओके। तो फुल्ली कंडेंस्ड इस फेज में वो हो चुका है सेल हमारा, मतलब क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड हो चुका है, अब वो अलग होने के तैयारी में है। आ रही है बात समझ में, तो इसलिए इसी फेज में सबसे ज़्यादा मतलब इसके क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी लेनी है तो इसी फेज में देखना होता है सेल को। ओके। माइक्रो जो भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने पता किया था, इसी फेज में पता किया था, ठीक है, मेटाफेज पर। अब क्या होता है कि मेटाफेज स्टेज एक और काम के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, दैट इज़ मेटाफेज स्टेज पर एक काम होता है, प्लांट सेल में होता है, दैट इज क्या कहा जाता है, माइटोटिक पॉइजन का काम करता है कोई टर्म, पॉलीप्लॉइडी का ये दिखाता है, कॉलकाइसिन, ठीक है, कॉलकाइसिन एक ऐसा मटेरियल है, इसे हम लोग माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। ओके। माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। ये होता क्या है, ये प्लांट सेल में होता है, ठीक है, प्लांट सेल में ये होता है। क्या होता है ना कि कई प्लांट सेल्स में मेटाफेज स्टेज पर जाने के बाद ये मटेरियल अगर उसमें मौजूद है, कॉलकाइसिन, तो ये क्या करेगा ना कि इस माइटोसिस को रोक देगा, अरेस्ट कर देगा। क्या कर देता है, अरेस्ट कर देगा, रोक देगा। तो रोक देने के कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उस सेल का जो क्रोमोसोम था वो कंडेंस हो चुका था, अलग होने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उसे होने नहीं दिया गया। ओके। उसे अलग होने नहीं दिया गया, जिसके कारण वो जो सेल है वो पॉलीप्लॉइडी स्टेज में चला जाता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसका बढ़ गया, बट वो अलग हो नहीं पाया, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है पॉलीप्लॉइडी ऑफ प्लांट सेल। आई बात समझ में, तो प्लांट सेल में ये कॉलकाइसिन नाम का एक माइटोटिक पॉइजन होता है जो मेटाफेज स्टेज में उसे अरेस्ट कर देता है कि तुम आगे मत बढ़ो, ठीक है। अब हमारा सेल वैसे का वैसे ही रह गया, सारी तैयारियां वैसी की वैसी धरी की धरी रह गई, ठीक है। तो वो सेल हमारा डिवाइड नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि उसमें हमारा पॉलीप्लॉइडी बोल के टर्म इसमें इंक्लूड हो गया, दैट इज इसमें इंडोमाइटोसिस हो गया, माइटोसिस हमारा रुक गया। आई बात समझ में, तो ये हुआ हमारा मेटाफेज स्टेज के बारे में डिटेल्ड। ओके। अब हम लोग करते हैं द नेक्स्ट वन स्टेज, दैट इज एनाफेज। एनाफेज में होगा क्या कि एनाफेज में भी हम लोग वो सारे टर्म्स को मेंशन करेंगे, दैट इज
सेंट्रियोल्स, एस्ट्रल फाइबर्स, कंटिन्यूअस फाइबर्स, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, सब कुछ हम लोग करेंगे मेंशन, क्योंकि वो सब उसमें भी मौजूद है। बट एनाफेज में हुआ क्या, एनाफेज में हुआ ये कि उसमें हमारा जो ये क्रोमोसोम्स थे वो स्प्लिट हो गए। ओके, क्या हो गया एनाफेज स्टेज में? एनाफेज स्टेज में स्पेशलिटी क्या हुआ कि जो मूव्स टूवर्ड्स पोल्स, क्या चीज मूव किया? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, क्या मूव किया? सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव्स टूवर्ड्स पोल्स। ओके, मूव्स टूवर्ड्स पोल कर दिया कौन? सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब जो हमारा क्रोमोसोम था जो कंप्लीट तैयार हो चुका था वो अब आधा आधा हो करके आधे ऊपर आधे नीचे चले गए। ओके, तो इससे क्या हुआ कि हमारा सेल अब आगे के स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक है, तो आगे के स्टेज में पहुंच चुका है, यही वो स्टेज है जहां पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना बनेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा डबलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में अगर हमारे मेटाफेज में पूछा जाता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है। ओके, सेम, अगर जितना था उतना ही रहता है यहाँ पे। लेकिन एनाफेज स्टेज में हुआ क्या कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंस की सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। ओके, डबल हो जाएंगे। और वही अगर हम लोगों को एन वैल्यू पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अपने बताया था, एन वैल्यू, तो एन वैल्यू के लिए हम लोग आंसर करेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे क्रोमोसोम हमारा 4 ही रहेगा। इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ही रहेगा, एन वैल्यू 4 रहेगा, क्योंकि एन वैल्यू फॉर पर्टिकुलर न्यूक्लियस किसके लिए होता है? एक न्यूक्लियस के लिए होता है, और वो आधा भाग जो ऊपर गया है वो न्यूक्लियस की ओर जाएगा। ओके, और यही अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोले, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल अगर बोला जाए, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल अगर बोला जाए इस फेज में, तो क्या आंसर होगा? तब आंसर होगा हमारा 8 क्रोमोसोम्स यहाँ पे बन जाएंगे। ओके, मतलब कि क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? डबलेट हो जाएंगे। हो जाएगा ना डबलेट? देखिए आधा आधा हो गया है तो डबलेट ही तो होगा ना इस स्टेज में। आ रही है बात समझ में? सेल के लिए अगर बोला जाए तो डबलेट हो गया, और अगर एन वैल्यू बोला जाए तो 4 हो गया। क्लियर है? और वही अगर यहाँ पे सी वैल्यू बोला जाए तो सी वैल्यू के लिए भी हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा? इक्वल टू 4, क्योंकि सी वैल्यू भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए क्वेश्चन किया जाता है। आ रही है बात समझ में? इस तरह से हम लोग इन सारे टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होता है? इसमें हम लोग का मेन यही है कि सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ कौन से फेज में? एनाफेज में। ओके, अब लास्टली हम लोग टीलोफेज करेंगे। तो टीलोफेज में होता क्या है सो देख लीजिए। टीलोफेज एक तरह से वो फेज है, दैट इज द टीलोफेज। टीलोफेज के लिए अगर हम लोग नोट्स बनाएं तो उसमें सिंपल एंड सिंपल नोट्स क्या बनेगा? सबसे पहले टीलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्या है? रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक ऑपोजिट है प्रोफेज का, रिवर्स ऑफ प्रोफेज है। क्योंकि इसमें हुआ क्या? इसमें जो क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हुआ था वो क्रोमोसोम्स आधा आधा होने के बाद फिर से डीकंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम्स डीकंडेंस। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, डीकंडेंस्ड हो जाएगा क्रोमोसोम्स। और क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा ये कि न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। जो हम लोगों ने उसमें लिखा था वही टर्म्स हम लोग इसमें लिखेंगे, बट रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स हो जाएगा, ER रीअपियर्स हो जाएगा, फिर हमारा गोल्गी बॉडी रीअपियर्स हो जाएगा, सब कुछ इस फेज में रीअपियर्स हो जाएगा। ठीक है, जो मेन टर्म है वो है हमारा वही कि क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाएगा और क्रोमेटिन मटेरियल फिर से विजिबल हो जाएगा। ओके, क्रोमेटिन मटेरियल फिर से हमारा इस केस में विजिबल हो जाएगा, क्रोमेटिन विजिबल। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे क्योंकि कंडेंस्ड क्रोमोसोम तो है नहीं, क्योंकि अब हमारा क्रोमोसोम तो आधा आधा हो गया ना, अब यही क्या बना देगा? ये जो हाफ पार्ट है यही हमारा फिर से क्रोमोसोमल थ्रेड बनाने लगेगा, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल बनाने लगेगा, क्योंकि उसको अलग हो जाना है। 2 न्यूक्लियस बना दिया ना उसने। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आधा भाग ऊपर चला गया, आधा भाग नीचे चला गया, तो 2 न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स हो गया आधा आधा,
ऊपर वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नीचे वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ऊपर में न्यूक्लियोलस, नीचे न्यूक्लियोलस। जो भी सामान था, जो भी सेल का सामान था, वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जस्ट लाइक क्रोमोजोम। जैसे क्रोमोजोम आधा आधा हो गया, वैसे ही सारा सामान उसका हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया टेलोफेज स्टेज में। आ रही है बात समझ में? तो अब हमारा सेल फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है, फुल्ली तैयार हो चुका है डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो डिवीज़न अब हमारा कैसे होगा? बाय साइटोकाइनेसिस। वो चीज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर इस तरह से आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हो, फुल्ली आप लोगों को क्लियर विजुअलाइजेशन हो रहा हो कि कैसे हुआ होगा, तो ये वीडियो हमारा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।